अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आपकी मेज़बान सना हारून। नाज़रीन, चंद रोज़ पहले तक दुनिया की नज़रें मशरिक़ वस्ती पर जमी हुई थीं। ख़दशा ये था कि कहीं हालात एक बड़ी जंग की तरफ ना चले जाएं। लेकिन फिर एक ऐसा सिफारती ब्रेक थ्रू सामने आया जिसने ना सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया को सुख का सांस लेने का मौका दिया। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुई। पाकिस्तान ने सालिस का किरदार अदा किया। दुनिया भर में इस पेशरफ्त को अहम जो है वो करार दिया गया और उम्मीद पैदा हुई कि शायद बरसों की कशीदगी अब मज़ाकरात की मेज़ पर हल होने जा रही है। लेकिन अब एक नया सवाल सामने आ गया है। स्विट्ज़रलैंड में आज होने वाले अहम मज़ाकरात मौखर हो गए। जी वेंस का दौरा भी नहीं हो रहा और सिफारती हलकों में चहमुगैयाँ शुरू हो गई हैं कि आखिर मामला है क्या। क्या ये सिर्फ शेड्यूलिंग और लॉजिस्टिक मसाइल हैं या पस पर्दा कुछ बड़े मामला पर अभी अभी जो इत्तेफाक राय है वो बाकी है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि ईरान का जो मौक़िफ़ है वो भी ख़ासा वाज़े और सख्त नज़र आ रहा है। तेहरान कहता है कि मुआहदे पर अमल ज़रूर होगा, लेकिन अगर हद से ज़्यादा मुतालबात किए गए तो जवाब भी सख्त होगा। जबकि अमेरिका इस खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की जानिब एक बड़ी पेशरफ्त करार दे रहा है। तो क्या अमेरिका और ईरान वाकई एक नए दौर में दाखिल हो रहे हैं? क्या इस्लामाबाद में होने वाली सफारती कामयाबी आगे भी अपना असर दिखाएगी? इन्हीं तमाम अहम सवालात पर बात करेंगे। मेरे साथ मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। सीनियर एनालिस्ट हैं जावेद राना साहब। जावेद राना साहब, बहुत शुक्रिया आपका और आपके कीमती वक्त का। आपको शो में वेलकम कहेंगे। सर, ये बताइएगा कि चंद रोज़ पहले जो है दुनिया ये समझ रही थी कि अगर अमेरिका और ईरान शायद एक और बड़े तसादुम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन फिर अचानक हमने देखा कि मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए। आपके ख्याल में इस पूरी पेशरफ्त में सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या साबित हुआ है? क्योंकि एक और चीज़ भी है कि जो स्विट्ज़रलैंड में जो होने वाले मज़ाकरात हैं वो भी मौखर हो गए हैं और जेडी वेंस का दौरा भी नहीं हो रहा है। तो क्या ये सिर्फ आप समझते हैं कि टेक्निकल डिले है या इसके पीछे कुछ ऐसे नुकात हैं जिन पर अभी दोनों फरीकैन जो है वो मुत्तफ़िक नहीं हो सके? देखिए, ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जिसे एमओयू कहते हैं, ये कोई बुनियादी तौर पे एक याददाश्त है और ये कोई कानूनी तौर पे लीगली बाइंडिंग नहीं होती। और इसके ऊपर एक तो दोनों मुल्कों ने डिजिटली साइन कर दिए हैं और वैसे भी अपने अपने मुल्कों में सिग्नेचर्स हो चुके। अब ये बुनियादी तौर पे ये जो एक सेरेमनी होनी थी, इसमें हाथ मिलाए जाने थे और दोनों मुल्कों ने साइन करने थे। ये एक फॉर्मल चीजें होती हैं जो हमेशा जब भी एमओयू साइन हो या कोई बड़ी डील हो, ये चीजें होती। लेकिन ईरान ने आखिरी वक्त में इनकार कर दिया। उसकी वजह ये है कि इसराइल ने जो इस डील का, चूंकि डील तो हो चुकी है, साइन भी पहले से हो चुके हैं, डिजिटली साइन भी हो चुके हैं, लेकिन इसराइल ने बम्बार्डमेंट जो है वो खत्म नहीं की लबनान के अंदर, उसके खास तौर पे जनूबी हिस्से। तो ये एक मैसेज देना था अमेरिका को कि अगर आप अपने जो आपने हामी भरी थी कि आप अपना जो पालतू कुत्ता इसराइल है, शैतान आजम, अगर उसको आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर जाहिर है कि वो उसके कोई ना कोई ईरान की तरफ से रद्देमल आएगा। तो ये, और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर वो ईरान का सदर आ जाता या उनका पार्लियामेंट का स्पीकर आ जाता तो लबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह, जो इनकी प्रॉक्सी है ईरान की, वो उसको बहुत नेगेटिवली देखते हैं कि इधर हमारे लोग मारे जा रहे हैं और ये दूसरा दुश्मन से हाथ मिला रहे हैं। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी अहम चीज है जिसकी वजह से ईरानियन बहुत ज्यादा परटर्ब हुए, वो ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने फिर धमकी दे दी कि जी अगर ईरान ने आने वाले 30 से 60 दिनों हमारे साथ डील नहीं की तो हम दोबारा बम्बिंग शुरू कर देंगे। ये इसी तरह जो उनका सो कॉल्ड वॉर सेक्रेटरी है पीट हेगसेट, उसने भी बातें की। उसका नेट नतीजा ये निकला कि ये चीज, क्योंकि जो डील हुई है, एमओयू साइन हुआ है डिजिटली, उसके अंदर लिखा हुआ है कि दोनों ममालिक एक दूसरे के खिलाफ धमकी बेस लहजे में बात नहीं करेंगे और ये जो दुश्मनी है ये परमानेंटली खत्म हो जाएगी। तो ईरान ने एक मैसेज दिया है कि आप तो शुरू से ही इस एमओयू को जो है वायलेट कर रहे हैं और इसलिए हम नहीं आ रहे। तो इसका नेट नुकसान जो है वो तो अमेरिका को हुआ है। ये डील जो है आप जानती हैं कि पूरी तौर पे प्योरली इट इज इन फेवर ऑफ ईरान और अमेरिका जो है उसको 103 दहानी करा दी गई है
ट्रक की पत्ती के पीछे लगा दिया गया जी कि हम जो है न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएंगे। अच्छा, जज राना साहब, पाकिस्तान ने इस पूरे जो पीस प्रोसेस है, इस पूरे अमल में एक ऑब्वियसली मीडिएटर का काम जो है वो अदा किया है, और इस्लामाबाद मुआहदा जो है वो आलमी तवज्जो का मरकज़ भी बन गया। आप क्या समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान ने अपनी जो डिप्लोमेटिक पोजीशनिंग है उसको खत्ते में एक नई सतह पर पहुंचा दिया है? ये बात ठीक है, पाकिस्तान का रोल बड़ा क्रिटिकल है हम्म। और हमारा फॉरेन ऑफिस और बाकी हमारे अदारे जो हैं उन्होंने इसको बड़ा इफेक्टिवली हैंडल किया है। लेकिन बाद में हमारा जो जो डिप्लोमेसी का हमारा जो मीडिएटिंग का जो प्रोसेस था उसको फिर कतर ने हाईजैक कर लिया। उसकी बुनियादी एक वजह ये भी है कि देखें, ईरान ये कह रहा था कि मुझे जो जंगी नुकसानात हैं वो कंपनसेशन करे, तो अमेरिका जाहिर है वो कंपनसेशन नहीं कर सकता था। फिर ये कह रहे थे कि जी आपने जो हमारे 1979 के जो एसेट्स हैं फ्रीज किए हुए हैं उनको आप रिलीज करें। आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट ओबामा के खिलाफ जब पहली न्यूक्लियर डील हुई थी 2015 में, उस वक्त उस वक्त से लेकर आगे डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी कंपेन की है कि ओबामा ने 1.5 बिलियन के लगभग जो कैश है वो इरानियंस को क्यों दिया, उससे ये अपने प्रॉक्सीज को जो है वो रीबिल्ड करेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने कहा जी कि हमें तो ज्यादा पैसे चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरीका वारदात ये निकाला कि ठीक है, जो गल्फ स्टेट्स हैं जिस तरह कतर है, यूएई है, ये आपको $300 बिलियन देंगे रिकंस्ट्रक्शन। आप यानी कि बुनियादी तौर पे जो जंगी नुकसानात हुए हैं वो अमेरिका की तरफ से ये गल्फ स्टेट्स पे करेंगे। और इसके अलावा आप ये भी देखें कि जो फ्रोजन एसेट्स हैं वो सारे के सारे अमेरिका में की बैंकों में तो नहीं है ना, वो चाइना में भी पड़े हुए हैं। चाइना के गालबन 40 बिलियन है, यूएई के पास भी है, कतर के बैंकों में भी पड़े हुए हैं, लेकिन उस पर अमेरिकी सैंक्शन लगी हुई हैं। तो वो अब हुआ ये है कि वो जो फ्रोजन एसेट्स हैं उसका $3 बिलियन जो कैश है वो यूएई ने ईरान को दिया है, और साथ ईरान से ये यकीन दहानी करवाई है कि इस पे हम हमला नहीं करेंगे। आप देखें कि मई के पहले हफ्ते से लेकर बाद में यूएई के ऊपर कोई हमला नहीं हुआ, कुवैत पे होते रहे, बहरीन के ऊपर होते रहेंगे। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने सारी की सारी शर्तें बिलअमूम जो है मान ली हैं, और बाकी रहा मसला न्यूक्लियर का, और वो कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर तैयार नहीं बनाएंगे, और जो हमारे पास 60% इनरिच्ड यूरेनियम है, जिसका मतलब ये कि 2 हफ्तों के अंदर से न्यूक्लियर बम बनाया जा सकता है, उसको हम जो है IAEA जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसकी हम एक सर्विलेंस में दे देंगे, मॉनिटरिंग में दे देंगे। और पहले तो ये कि 2015 में ये हुआ था कि ईरान तैयार था उसको हैंडओवर करने के लिए रशिया को, अब बिल्कुल वो अपने पास रखेंगे लेकिन IAEA की सर्विलेंस में चले जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने मजबूरी में ये डील की है, क्योंकि ना करता तो जो इस साल में आखिर में होने वाले इलेक्शंस हैं कांग्रेस की, तो रिपब्लिकन वो इफेक्ट होते हैं। डेफिनेटली, बिल्कुल सही आप पॉइंट रेस करें। अच्छा जावेद राना साहब, अमेरिका चाहता है कि ईरान के जो मिसाइल प्रोग्राम है और खत्ते में इसका जो किरदार है उस पर जो मजीद बात हो, जबकि ईरान अपनी जो खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करना चाहता, उसने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा भी है। तो क्या आप समझते हैं कि क्या यही वो कोर इशू है जो आइंदा मज़ाकरात को जो है वो मुश्किल बना सकता है? नहीं, मेरा ख्याल है कि वो ये बात ठीक नहीं है, ये पुरानी बात है और ये इसराइल की डिमांड थी जिसको ईरान ने रद्द कर दिया, और ये ना ही MOU का हिस्सा है और ना ही जो आने वाले मुज़ाकरे हैं तो उसका हिस्सा बनेंगे। ईरान ने कहा कि हम अपना दफा जो है किसी भी तौर पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। उसको फिर डोनाल्ड ट्रंप ने और JD वांस ने भी इसको जस्टिफाई किया है कि जब गल्फ स्टेट जो हैं वो मिसाइल रख रहे हैं तो हम कैसे उनको रोक सकते हैं। तो वो तो इंटरनेशनल लॉ के तहत जो है सेल्फ डिफेंस का राइट है। ये अब सबसे ज्यादा जो नेट लूजर है इसमें इजराइल है, क्योंकि इजराइल का और अमेरिका के अब आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि जो आने वाले दिनों में, हफ्तों में, सालों में इजराइल का जो असर रसूख है वाशिंगटन में रिपब्लिकन के और डेमोक्रेट्स के ऊपर वो उस तरह नहीं रहेगा जिस तरह पहले होता था। ठीक है। और यही वजह है कि JD वांस ने इसराइल को रिमाइंड करवाया है कि जो आपने इंटरसेप्टर आपको हमें दिए हैं उसमें से 2/3 जो इंटरसेप्टर्स हैं उसने आपका दफा किया है, तो आप अपनी जुबान पे कंट्रोल करें, आप हमारे खिलाफ क्रिटिसाइज ना करें। तो अब
सूरत इसका नेट फायदा ईरान को होगा। मैं समझता हूँ कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ इसराइल। और दूसरी तरफ आप देखेंगे जो 4 ममालिक हैं, पाकिस्तान है जिसमें सऊदी अरब है, इजिप्ट है, तुर्की है और गालिबन कतर भी आ रहा है, ओमान भी शायद आ जाए। ये एक मिलिट्री अलायंस बनते जा रहा है। वो अलायंस जो है वो ईरान के खिलाफ नहीं, वो अलायंस जो है वो इसराइल के खिलाफ है, जो हर मुल्क के ऊपर कब्जा करते जा रहा है। और वो गजा क्या, वेस्ट बैंक क्या, सीरिया के 400 स्क्वायर किलोमीटर पे कब्जा कर लिया, 15% जो है लबनान का इलाका कब्जे में कर लिया। इसी तरह अगर इसको ना रोका गया जो इजिप्ट के ऊपर हमला करेंगे और सऊदी अरब तक और तुर्की तक इनका पूरे का पूरा प्लान है कि ये टेक ओवर करेंगे। अच्छा जावेद राना साहब, ज़ाहिर है भारत की हम जब बात करते हैं, जो आप ज़ाहिर आपकी नॉलेज में भी होगा, क्योंकि एक तरफ भारत जो पाकिस्तान की जो सिफारती कामयाबी है उस पर बड़े एतराज़ात उठा रहा है। ज़ाहिर सी बात है वो तज़व्वुज़ का शिकार तो हो रहा है, क्योंकि कुछ कर नहीं पा रहा है। तो अब वो अपने इंडियन मीडिया पे, अपने गोदी मीडिया पे बैठ के वो ये बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान को जो है वो साइडलाइन कर दिया है, अमेरिका और ईरान दोनों डायरेक्ट हो गए हैं। तो इस तरह के जो वो प्रोपेगेंडा हमेशा की तरह वो करते हैं, वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे जो सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल करने जैसे जो इक़दाम भी वो कर रहा है इंडिया, तो आप क्या समझते हैं कि महज ये इत्तेफाक है या भारत खित्ते में अपनी सिफारती तन्हाई को छुपाने की कोशिश कर रहा है, तभी इस किस्म के वो ऊंचे हथकंडों पर उतर आया है? क्योंकि इसार डार साहब ने भी बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि अगर सिंध तास मुआहदे की खिलाफवर्जी की गई तो फिर हम जो है जवाब देंगे फिर इंडिया को अच्छी तरह। देखिए वो तो हमारा दुश्मन है, वो तो हमेशा प्रोपेगेंडा करेगा, लेकिन हमें कुछ हकायक को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान को अमेरिका ने आखिरी दिनों में साइडलाइन किया है, लेकिन हमें इस चीज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान ने बहुत क्रिटिकल रोल प्ले किया है। लेकिन पाकिस्तान कतर की तरह, यूएई की तरह हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स तो ईरान को नहीं दे सकता है ना। वो तो वही मुल्क देंगे जिनके पास पैसा है। हमारे पास तो पहले हमारा बुरा हाल है। जो हमारा रोल था हमने प्ले किया। ईरान को हमने ओवरलैंड राइट्स दिए जब उनका नेवल ब्लॉकेड हुआ था, और जो कर सकते थे हमने किया। लेकिन एक बात को याद रखें कि पाकिस्तान के और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं ये टैक्टिकल हैं, ये शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म नहीं है। ठीक, मसला ये है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, वरना वो भी हमें इराक की तरह, सीरिया की तरह, लीबिया की तरह, यमन की तरह हमारे ऊपर भी हमला कर चुके होते। ठीक है। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे पास न्यूक्लियर हथियार हैं। और जो हमारा हीरो है डॉक्टर AQ खान, जिसके साथ बड़ी ज्यादती और जुल्म किया गया इस मुल्क में, उसको हमने उसकी कुर्बानी को नजरअंदाज किया। आज अगर पाकिस्तान की हुकूमत दुनिया भर में है, अगर कोई हमारा कोई थोड़ा बहुत टैका है, उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है। वरना ये जो इसराइल जो है और जो अमेरिका जो है, ये कभी भी किसी भी सूरत में पाकिस्तान। अच्छा जावेद राना साहब, चूंकि सेगमेंट का वक्त भी खत्म हो रहा है, तो एक शॉर्टली सिर्फ ये बता दीजिएगा प्रिसाइसली कि आप क्या समझते हैं कि अगर हम अगले 60 दिनों को देखें तो आपकी नज़र में सबसे बड़ा सवाल क्या है? क्या ये मुफाहमत एक मुस्तकिल अमन मुआहदे की बुनियाद बन सकती है, या फिर हम किसी नए सिफारती बहरान के आगाज के करीब खड़े हैं? देखिए इसराइल इसमें शरारत करने की कोशिश कर रहे हैं। उसने जो बैरूत में भी हमले किए सारा कुछ, और जो कि डील का खिलाफ वर्जी है, तो वो मेरा ख्याल है उनकी शरारतें रहेंगी। लेकिन मुझे लगता है कि किसी न किसी फॉर्म में कोई ना कोई डील हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका जो है जंग से तंग हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान जो है इस मामले को थोड़ा सा लटकाएगा, और लटकाने का उसका स्ट्रेटजी ये है कि अमेरिका से मैक्सिमम डिमांड जो है अपनी मनवाई जा सके। ठीक, बहुत शुक्रिया जावेद राना साहब आपका, आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन यहाँ वक्त है ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि सियासत के मैदान में क्या कुछ हो रहा है। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।